हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति चौहान, आप लोगों के सामने स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं बात करने जा रही हूं क्योंकि भर्ती के बारे में, मैंने एलटी भर्ती के बारे में जो यूपी में अभी रिसेंटली आई है उनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि किस प्रकार से यानी क्वालिफिकेशन रखी गई है, क्या क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, क्या क्राइटेरिया दिया है, कौन कौन आवेदन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। उस पर काफ़ी सारे कमेंट्स थे। एक कमेंट से बता देती हूँ जो मेनली ज़्यादातर था, बाकी तो सबको क्लियर समझ में आ गया है। यानी जो जो चीज़ें मैंने बताई थी, एक तो मैंने बताया था बिना बीएड अगर आप लोगों ने ड्राइंग एंड पेंटिंग से कर रखा है ग्रेजुएशन तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। सेकेंड चीज़, उसमें कुछ बच्चों के कमेंट्स थे, यानी उन्होंने पूछा था क्या हम एमए है तो हम कर सकते हैं अप्लाई। तो देखिए, एमए वाले बिल्कुल नहीं कर सकते, जब तक आपके पास बीएड नहीं है तब तक आप अप्लाई इसमें नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आप जो है आप लोगों ने फॉर्म फिल करना शुरू कर दिया होगा, तो मैं यहाँ पर सिलेबस बता देती हूँ क्योंकि तैयारी भी आप लोगों की समय से हो जानी चाहिए। सिलेबस मैं लेकर आई हूँ, क्या क्या एग्जाम, किस तरह से एग्जाम होंगे, 2 एग्जाम होंगे या फिर आपके सब्जेक्ट का होगा, और अगर होंगे 2 एग्जाम तो किस तरह से होंगे, कितने नंबर के होंगे, वो ऑल दैट जो भी इंफॉर्मेशन है वो आज मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो प्लीज़ आगे मैं बढ़ने वाली हूँ और उससे पहले प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, देखिए साथ साथ बैच भी मैंने शुरू किया। बैच की काफ़ी क्वेरी है एलटी को लेकर, और एलटी का बैच मैंने रखा है। तो चलिए मैं अभी बता देती हूँ एलटी का जो बैच है मेरा। तो ये देखिएगा, ये कोर्स है आप लोगों के सामने, और ये कोर्स जस्ट मैंने लॉन्च किया है। ये कोर्स आप लोगों को मेरे एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने नीचे दे रखा है। स्पेशली मैं बता देती हूँ, मेरा जो एप्लीकेशन है आर्ट नॉलेज क्लब के नाम से ही, यानी चैनल भी मेरा इसी नाम से है। तो आप जब उसको डाउनलोड करेंगे तो जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है वो डायरेक्टली प्ले स्टोर से आर्ट नॉलेज क्लब अगर डालेंगे तो भी डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन जिनके पास आप आईफोन है, एप्पल का फ़ोन है, तो वो लोग क्या करेंगे, उसके लिए पहले क्लास प्लस की एप्लीकेशन डाउनलोड करके मेरा एक कोड ले लेंगे मुझसे व्हाट्सएप पे, और वो डाल के आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टॉलमेंट में आप पेमेंट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, आप लोग क्वेरी कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं वो मैं बता देती हूँ। तो देखिएगा, ये हिंदी मीडियम में है क्योंकि मोस्टली बच्चे पूछते हैं मैम हिंदी इंग्लिश है, तो बेसिकली हिंदी मीडियम में है कोर्स है। रेगुलर इसमें क्लासेस आप लोगों की चलेंगी। इसमें जो क्लासेस आप लोगों की चलेंगी यानी अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, जो सिलेबस अभी आप लोगों का आया है, क्योंकि 2018 का भी है वो मैं नहीं कराऊंगी, जो अभी रिसेंटली सिलेबस 2025 का है आप लोगों का, उसी बेसिस पर आप लोगों की क्लासेस चलेंगी। पीडीएफ रहेगा, मॉक टेस्ट रहेगा। ठीक है, और ये जो है आप लोगों का जो टेस्ट मैं कराती हूँ, मोस्टली मैं कराती हूँ लाइव क्लासेस में। ठीक है, यानी कोर्स के अंदर लाइव क्लासेस में मैं समझा के ही कराती हूँ। उसके बाद मैं मॉक टेस्ट यानी रिटर्न में भी देती हूँ आप लोगों को फिल करने के लिए। ठीक, और इसमें जो आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा, ठीक, पीडीएफ प्रिंट फॉर्मेट में मिलेगा, आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। मैं दोनों तरह की बुक्स कराती हूँ, यानी मेरे खुद के जो बनाए हुए नोट्स हैं वो भी मैं कराती हूँ, और मैं यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक्स से भी कराती हूँ। दोनों ही तरीके से मैं कराती हूँ। लाइफ टाइम वैलिडिटी मैंने कोर्स की रखी हुई है। वो रीज़न ये है क्योंकि जो अभी आप लोगों ने देखा पीछे जो भर्ती थी, यानी आप लोगों की यूपी की भर्ती थी, उसको देखते हुए मैंने लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी रखी है। यानी जब भी आप लोगों का एग्जाम होगा, एग्जाम तक ये वैलिडिटी रहेगी आपकी। ठीक है, और इसमें रेगुलर क्लासेस मैंने दे ही रखी है। ठीक है, दूसरी चीज़ है इसमें आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं, और रजिस्टर करने के लिए मैंने आपको प्रोसीजर बता ही दिया है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। सारी चीज़ें आप लोगों को कोर्स के अंदर में मिल जाएंगी। और एक चीज़ और मिलती है जो आप लोगों के लिए रहती है, वो है आप लोगों की, यानी जब भी आप लोग कभी भी उसमें 24 आवर्स मैसेज कर सकते हैं। चैट बॉक्स का ऑप्शन आप लोगों के लिए बना हुआ है। कभी भी आप लोगों को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, आपको ईजिली आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी जो लोग बैच नहीं ले रहे हैं, जो लोग ले रहे हैं, तो उन दोनों के लिए मैं बताने जा रही हूँ किस तरह से आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है। OTR वगैरह सब कुछ इसमें दे रखा है, आप लोग इसको देख लेंगे। मैंने पीडीएफ शेयर कर दिया टेलीग्राम पर, तो पीडीएफ आप लोगों को मिल गया होगा, मैंने टेलीग्राम पर दे रखा है। ठीक है, अब मैं चल लेती हूँ, इसमें कुछ चीज़ें दे रखी हैं, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इसमें। तो ये जो परीक्षा आप लोगों की 2 चरणों में है, ठीक, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। तो प्रथम चरण इसका क्या है, देखिए यहाँ पर मेरे सामने आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा। अब देखिएगा, सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला की परीक्षा योजना प्रथम चरण की, यानी प्रारंभिक परीक्षा प्री एग्जाम आप लोगों का होगा। सामान्य अध्ययन वैकल्पिक मुख्य विषय क्या है, तो इसमें पहला प्रश्न पत्र है, यानी 1 है, प्रश्नों की संख्या 150 है। सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न और प्रत्येक वैकल्पिक मुख्य विषय के लिए 120 जो प्रश्न होंगे आप लोगों के। ठीक है, इसमें दूसरा दिया हुआ है
कि थर्ड नंबर पे कुल अंक जो है वो 300 प्रत्येक प्रश्न के लिए, यानी आप लोगों के दो अंक होंगे, क्योंकि 150 का है तो आपके 2 अंक होंगे तो 300 इस तरह से बन जाएंगे। इसके लिए आप लोगों को समय सीमा दी गई है 2 घंटा, बहुत कम है और बहुत स्पीड आप लोगों को बनानी पड़ेगी, तभी आप लोग इसको कर पाएंगे, क्योंकि प्री आप करेंगे तभी जो है मेन चेक होता है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है प्रथम चरण की वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही नियमानुसार द्वितीय चरण की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे, यानी पहले प्रथम जो प्री है उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही आप मेन में बैठ पाएंगे। ठीक है, सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान पुरुष महिला शाखा और पद हेतु मुख्य विषय में 4 खंड होंगे, यानी जो सामाजिक विज्ञान की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए 4 खंड होंगे। ठीक है, और इसमें भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र विषय में जो ये भी मतलब सम्मिलित होंगे। जो आप लोगों का सामाजिक है उसमें भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र, ये विषय जो है आप लोगों के रहेंगे, तो ये आप लोगों के लिए तो नहीं है। अब दूसरे चरण की आप लोगों की मुख्य परीक्षा। ठीक है, तो ये जो मुख्य परीक्षा यानी द्वितीय चरण की है, तो इसमें देखिएगा क्या क्या चीजें हैं। अब इसमें जो है आप लोगों के साथ वो है पहली जो है यानी मुख्य चरण की जो परीक्षा है, मेरे ख्याल से दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये जो है आप लोगों की मुख्य चरण की परीक्षा, तो इस पे जो आप देख सकते हैं यानी फर्स्ट नंबर पे प्रश्न पत्र 1 होगा। ठीक है, प्रश्नों की संख्या जो होगी वो 20 होगी, 10 + 10 होगी यानी 20 होंगे। ठीक है, कुल अंक 200 होंगे। ठीक है, और इसमें जो है आप लोगों का क्या होगा, समय अवधि होगी इसमें 3। ठीक है, यानी इसमें जो आप लोगों का टाइम रहेगा वो 3 घंटे का रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों की जो अंकों की काउंटिंग होगी एंड 80 + 120 करके वो 200 की हो जाएगी। ठीक है, और उक्त पाठ्यक्रम के आधार पर वैकल्पिक मुख्य विषयों के प्रश्न पत्र की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप और अंकों का विभाजन इस प्रकार से होगा, यानी मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, यानी जो आपका सब्जेक्ट है उसके आपको सारे प्रश्न करने हैं, इसमें आपको कोई भी चॉइस नहीं दी जाएगी। दूसरा है 2 खंडों में विभाजित रहेंगे। ठीक है, प्रश्नों की कुल संख्या खंडवार होगी, जैसे पहला खंडों में आप लोगों की परीक्षा होगी यानी डिवाइड होंगे, और उस खंड के हिसाब से ही आप लोगों का चेकिंग होगा। जैसे पहला है, इसके अंतर्गत 10 प्रश्न होंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जिनके उत्तरों की सीमा 125 शब्दों में होगी। यहाँ प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा। ठीक है, यानी डिटेल प्रश्न होंगे। अब देखिएगा दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर बी है जिसके अंतर्गत 10 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय होंगे जिनके प्रश्नों की उत्तर की सीमा होगी 200 शब्दों में होगी। यहाँ प्रत्येक प्रश्न जो होगा आप लोगों का वो 12 अंक का होगा। ठीक है, 2 खंड होंगे, सभी अनिवार्य होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, यानी परीक्षा का पूरा पैटर्न आपका चेंज हो चुका है। अब आपको पढ़ाई भी उसी हिसाब से करनी है, यानी दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय 2 तरह के आप लोगों के प्रश्न हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वैकल्पिक मुख्य विषयों के प्रश्न पत्रों की जो रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप अंकों का विभाजन भी इसी तरीके से होगा। ठीक है, तो यानी ये जो है आप लोगों के सारे ही प्रश्न आप लोगों को करने हैं दोनों में, और दोनों के अंतर्गत जैसे 10 हैं तो लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनके उत्तरों की सीमा 125 शब्दों में, यानी आप लोगों को लिखना पड़ेगा। समझ गए, अब आपको लिखना पड़ेगा, एमसीक्यू में नहीं। 125 शब्द क्योंकि दे रखे हैं यहाँ पर, तो वो आपको रिटर्न करना है एग्जाम। ठीक है, अब यहाँ पर जो बी है यानी वो भी है, 10 प्रश्न होंगे इसमें भी, तो इसमें होंगे दीर्घ। ठीक है, अब दीर्घ हैं तो आपको किस तरीके से करना है, अब देखिएगा दीर्घ प्रश्न है। ठीक है, दीर्घ प्रश्न है तो किस प्रकार से करना है, अब यहाँ पर भी यानी 200 शब्दों में होगी, यानी 200 शब्द और 125। अब आप देख सकते हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कितने नेक्स्ट लेवल का होना चाहिए, यानी मैं कहूँगी ऑल ओवर इसमें जो है आप लोगों का एक स्किल, और स्किल कौन सा, आपकी अपने सब्जेक्ट पर जो कमांड होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, तभी आप इसमें लिख पाएंगे। यानी आपको बिल्कुल भी सोचने का वक्त नहीं दिया जाएगा, आपको डायरेक्टली लिखना है। ठीक है, अब चलिए सिलेबस पर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है। अब देखिएगा यहाँ पर मैंने कला का जो सिलेबस है आप लोगों के सामने खोल दिया है। अब इस सिलेबस में जैसे खंड ए और बी 2 खंड दिए थे, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने हैं। आप जानते हैं ये जो परीक्षा है पीजीटी की हुई थी, हरियाणा में हुई थी, और ये भी बिल्कुल लिखित परीक्षा हुई थी, वहाँ पर भी इसी तरह की परीक्षा वो करा चुके हैं, कहीं ना कहीं से इन्होंने पैटर्न चुरा ही लिया है।
चलिए यहाँ से देख लेते हैं कला का जो आपका सिलेबस है, यानी चित्रकला के तत्व आएगा, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स आप लोगों का आएगा। कौन से खंड में आएगा? ये एक खंड में, यानी पहले खंड में आएगा, ठीक है। दूसरा है आप लोगों का माध्यम, टेक्निक और संयोजन के सिद्धांत आपका आएगा, यानी ये आपका कॉमन सब्जेक्ट है जो आप आर्ट में हमेशा हर किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। चित्रकला के प्राचीन, पारंपरिक और आधुनिक माध्यम और विधियां, ठीक है, ये हो जाएगा आप लोगों का। तो जो प्राचीन, पारंपरिक, आधुनिक, माध्यम, विधियां, बिल्कुल वही सिलेबस है जो हरियाणा में दिया था, यानी पारंपरिक उनका माध्यम क्या था और आधुनिक। और जब भी मैं क्लास में आप लोगों को पढ़ाती हूँ सिलेबस, तब मैं यही चीजें बताती हूँ। जैसे कि आपका टेम्परा है तो उसमें, यानी जैसे भित्ति चित्रण में आप लोगों का टेम्परा में क्या प्रयोग किया गया है, तो पारंपरिक और आधुनिक किस प्रकार से प्रयोग किया गया है वो मैंने हमेशा ही आप लोगों को क्लास में समझाया है। नेक्स्ट है ये, तो बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों को लिखना है। और इसका मैं आपको पूरा पैटर्न भी बताऊंगी, क्योंकि हरियाणा में जो बच्चे वहाँ पर आपने देखा होगा उन्होंने पीसीटी का एग्जाम दिया, वो मेरे पास पढ़ते थे। अब वहाँ से उन्होंने किस तरह से, उनको मैंने स्ट्रेटेजी बताई थी, किस तरीके से उन्होंने एग्जाम क्लियर किया है, वही सारी स्ट्रेटेजी यानी अब आपको चलना होगा जो आपने एमए में या ग्रेजुएशन में आप लोगों ने लिखित रूप से परीक्षा दी है उस पैटर्न पर, वही पैटर्न यहाँ पर फॉलो होगा, वही पैटर्न मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगी, उसी पैटर्न से आपको परीक्षा देनी है। तो ये सारा प्रोसीजर मैं आप लोगों को यहाँ पर, यानी एक वीडियो के माध्यम से, लाइव क्लास के माध्यम से भी मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी किस तरीके से आपको करना है। क्योंकि देखिएगा, ग्रेजुएशन करने के बाद, बीएड करने के बाद इतना लंबा डिस्टेंस हो जाता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो एक रिटर्न वाला टच होता है वो छूट जाता है, स्पेशली आजकल के डिजिटली इंडिया में तो रिटर्न नहीं होता है, और इस कारण से हम लिखने की स्पीड जो है वो भी भूल जाते हैं, शब्दों पर भी ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली डिजिटल बोर्ड आजकल आ चुके हैं, आपके कीपैड जो है वो डिजिटल हो चुके हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है वर्ड्स ले लिया जाता है, ठीक है। इसीलिए कहीं ना कहीं वो टच निकल जाता है। और यहाँ पर स्पीड आप टाइम के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि किस तरीके से आप लोगों को परीक्षा करनी है। अब देखिएगा यहाँ पर भारतीय एवं पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टिकोण, तो भारतीय और पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र दोनों तरीके से आप लोगों को आएगा, ठीक है। परिभाषाएं आएंगी, इनकी विचारक आएंगे, जो भी दार्शनिक है, विचारक है, चिंतक आएंगे, कला के तत्व और कलाओं के अंतर संबंध में, ठीक है। यानी अब जो सौंदर्य शास्त्र यहाँ से पूछा जाएगा, कला के तत्व के संबंध में भी जो विचार हुए हैं, जो बहस हुई है, उसके बारे में सारी चीजें आपको करनी है। अखंड है आप लोगों का, इसी में है, खंड 2 के अंतर्गत है कि भारतीय चित्र षडांग भी आएगा आपका, ठीक है। भारतीय चित्र षडांग से ऐसा नहीं है यहाँ पर एक ही चीज लिखी है, तो इसमें डिटेल से भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया खंड 3 हो जाएगा आपका, क्योंकि 2 भी हो चुका है, 1 भी हो चुका है। भारत की प्रागैतिहासिक, प्राचीन, शास्त्रीय, मध्यकालीन कला आप लोगों की आएगी। प्रागैतिहासिक कला आ जाएगी, प्राचीन कला आ जाएगी, शास्त्रीय और मध्यकालीन कला आ जाएगी। विकास क्रम और शैलियों का क्षेत्र, यानी ये वही है आप लोगों का प्रागैतिहासिक काल के बाद आप लोगों का सिंधु सभ्यता, ये सारा पैटर्न इसमें आप लोगों को करना है, ठीक है। सिंधु सभ्यता आ जाएगा आप लोगों का, जोगी मारा, प्राचीन और शास्त्रीय दोनों तरीके से पूछा, वैदिक भी आएगा इसमें, ठीक है। वो सारी चीजें इसी के अंतर्गत आ जाएगी, इन्होंने एक ही लाइन में मेंशन कर दिया है, ठीक है। मध्यकालीन भी आ जाएगा, क्योंकि आप लोगों का जो है जैसे कि पाल शैली है, जैन शैली है, वो सब एक में, और इनका विकास क्रम और शैलियों का क्षेत्र, ठीक है। अ दिया हुआ है नीचे, भारतीय आधुनिक और समकालीन कला, विकास क्रम, महत्वपूर्ण कला संगठन, चित्रकार, छापाकार, विचारक और अवधारणाएं, ये भी आप लोगों का आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों का आएगा। अब देखिए, चित्रकार मेंशन नहीं किया है, ठीक है, लेकिन ये लिख दिया आधुनिक और समकालीन कला, विकास क्रम और महत्वपूर्ण कला संगठन, तो इसमें इंक्लूडेड आप लोगों का बंगाली शैली और आधुनिक कलाकार सहित इसमें बहुत सारे कलाकार आप लोगों के आ सकते हैं, ठीक है। ये क्योंकि यहाँ पर नाम तो मेंशन नहीं है, मे बी शायद आगे हो, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। अब खंड 4 दिया हुआ है यहाँ पर, यूरोप की प्रागैतिहासिक, प्राचीन, शास्त्रीय और मध्यकालीन कला, विकास क्रम, शैलियां, यानी यूरोपीय कला भी दे रखी है, तो प्रागैतिहासिक कला से लेकर वही क्रम हो जाता है, मिस्र की कला, मेसोपोटामिया की कला, वही सारी कला आप लोगों की इसमें आनी है, यानी पूरी प्रागैतिहासिक कला इन्होंने दे दी है, मध्यकाल तक दे दी है, मेडवल पीरियड तक दे दी है, और इसमें विकास क्रम और शैलियां भी इन्होंने दे दी है, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का यूरोप की आधुनिक कला, कला संगठन, चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार, विचारक और अवधारणाएं, यानी एक तरह से मैं कहूंगी इसमें आप लोगों का पूरा ही इन्होंने, आधे से ज्यादा तो वेस्टर्न भी इन्होंने डाल दिया है, ठीक है। ये आप लोगों को आधुनिक कला भी करनी है, खंड 5 में दिया है, भारत के समसामयिक कला,
परिदृश्य कलाकार गतिविधियां और आधुनिक प्रयोग करना है। ठीक है, भारत के समसामयिक कला परिदृश्य कलाकार गतिविधियां और आधुनिक प्रयोग, ये भारतीय का हो जाएगा। नेक्स्ट है कला बाजार, कला समालोचना और कला वैचार की, ये आप लोगों को करना है। तो ये थोड़ा सा जो सिलेबस है आप लोगों का कुछ ऐसा है, यानी ये है सारा लिखने वाला ही, शॉर्ट टर्म वाला इन्होंने दिया ही नहीं है, सब वही दिया जिसमें आप लोग लिखने का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टफ हो सकता है, अगर नहीं दिखाई दे रहा सिलेबस तो मैंने PDF शेयर कर दिया है। ठीक है, बट ध्यान रखेंगे सिलेबस को किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से लिखना है और किस तरीके से आपको एग्जाम में कॉपी में राइट करना है, ये सारी चीज़ें मैं यहीं पर बताऊंगी। और ये सबसे ज़रूरी होता है, देखिए किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए उसका पैटर्न। ठीक है, पैटर्न आपका मेन होता है, अगर आपको पैटर्न पता है, आपको टाइम मैनेज करना आता है तो एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रिटन एग्जाम होता है इसमें सारा जो खेल होता है वो आप लोगों का पैटर्न एंड टाइम मैनेजमेंट का होता है। और आप लोगों का पैटर्न के अंतर्गत चीज़ें आती हैं कि किस तरीके से आपको लिखना आता है, क्या तरीका आपको पता है, किस तरीके से आप लिख सकते हैं, कितना टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को आप कवर करते हैं। ठीक है, सेम हरियाणा में भी यही मैंने करवाया हुआ था और वो सारे बच्चे आज की डेट में 2 साल हो गए उनको जॉब करते हुए, अभी पैटर्न फॉलो करेंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगी यहाँ पर किस तरीके से आप लोगों को पैटर्न फॉलो करना है डिटेल में, बुक्स कौन कौन सी चाहिए होगी। तो देखिएगा यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जब भी इस पैटर्न को आप लोग लिखेंगे ना बुक्स में, सॉरी कॉपी में, तो पढ़ना आपको है, लेकिन आप वहाँ जो लिखेंगे वो अपनी लैंग्वेज में ही लिखेंगे, बुक का कॉपी नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि आप टीचर हैं। तो मैं मानती हूँ जितना बच्चों को क्लास में आप समझा सकते हैं टॉपिक के रिगार्डिंग, उस तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये लिखा भी जाएगा। टफ है बट लिखने की ही प्रैक्टिस करिएगा। तो जब भी आप चाहे जहाँ भी पढ़ रहे हैं, मेरे पास पढ़ रहे हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो कोशिश करिएगा जो भी नोट्स आप लोग बनाएं उसको लिख कर ही कंप्लीट करें, यानी अपने आप शॉर्ट में पढ़ें और शॉर्ट से लेंथ ही किस प्रकार से आपको एक टॉपिक को बनाना है या उस टॉपिक के बारे में लिख सकते हैं, वो प्रैक्टिस आप लोगों को अभी से कर देनी चाहिए, तो ही आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट में। हाँ, एक चीज़ और है, अभी मैंने बुक्स बताई थी, तो बुक्स के लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ सिलेबस को कौन कौन सी बुक्स से तैयार किया जा सकता है। तो सबसे पहले बिना देरी के उठाएंगे आप अपना NCERT। ठीक है, NCERT में जो है आप लोगों को क्या होता है कि एक शॉर्ट तरीके से आप उसमें डिटेल अपने आप से बना सकते हैं, एक ऑथेंटिक कंटेंट दिया होता है, क्योंकि इस टाइम रिक्वायरमेंट है आप लोगों की कि आपको मेन पॉइंट पहले पता होने चाहिए। डिटेल तो आप अपने आप बनाएंगे उससे, ठीक है, तो लेकिन डिटेल आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उसमें से मेन पॉइंट निकाल कर फिर डिटेल बनाएंगे। तो ये प्रोसीजर आप लोगों को करना है। गोस्वामी की बुक मैंने बताई है, रीता प्रताप की आप लोग पढ़ते ही हैं। ठीक है, और अब आप लोगों को क्वेश्चन बैंक तो पढ़ने नहीं है कि आप लोगों ने यूथ पढ़ लिया है, आप लोगों ने MCQ की बुक पढ़ ली है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली है। दूसरी चीज़ बनती है यहाँ पर आप लोगों को, मैंने बहुत सारी बुक्स जैसे रवि साखलकर की बता रखी हैं, ये सारी बुक्स को आप लोग उठाएंगे, इनको पढ़िएगा, डिटेल वाली बुक्स उठाएंगे, डिटेल वाली बुक्स को पढ़िए। और सबसे पहले पढ़ते हुए ये ध्यान रखना है कि आखिर बुक्स की लैंग्वेज किस तरीके से लिखी है, क्योंकि अब आपको ध्यान देना है कि हमको भी डिटेल लिखना है। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये छोटे छोटे टिप्स हैं, मैं आप लोगों को बताती रहूँगी अपने वीडियो के माध्यम से। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।